सो हाय एवरीवन, हाय गाइस, दिस इज आकाश त्यागी अगेन योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और यार आज हम फिर से डे 2 में क्लास 2 में आ चुके हैं। हमने फर्स्ट क्लास में पहली वीडियो में अपना कवर कर लिया था कंप्लीट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और आज हम सेकंड वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक कवर करेंगे मेनली। एटॉमिक मास का कंसेप्ट कवर करेंगे, एएमयू का कंसेप्ट कवर करेंगे और मोल का कंसेप्ट कवर करेंगे। तो ठीक है भाई, चलो। और एक बात और भाई, सभी लोगों के लिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं रेगुलरली, जिनको रेगुलरली वीडियो पसंद आ रही है, वो कमेंट और लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो पे, सो दैट वीडियो सर्कुलेट हो और सब बच्चों को बताओ कि यार यहाँ पे एक फ्री कोर्स चल रहा है जो कि कंप्लीट नीट की तुम्हें तैयारी करवा रहा है। चलो यार, ओके, आगे बढ़ते हैं यार। कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। चलो, एटॉमिक मास के बारे में तुमने ऑलरेडी अभी तक पढ़ा हुआ है, जहां पे तुमने ये पढ़ा होगा कि सर एटॉमिक मास निकालने का तरीका एक ये होता है। आपने बताया था या फिर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मास नंबर निकालते हैं, है ना। हम लोग मास नंबर निकालते हैं, हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करते हैं। चलो यार, उसी से रिलेटेड भी है ये कंसेप्ट, है ना। और यहां पे हम लोग डायरेक्टली फिर से पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास को, कि एटॉमिक मास को एक्चुअली में निकालते कैसे हैं। चलो यार, अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझो, ये डेफिनेशन क्या कह रही है तुम्हारे सामने कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास की। The atomic mass of an element can be defined as the number which indicates how many times the mass of one atom of its element is heavier in comparison to the mass of one atom of hydrogen। क्या मतलब है इस बात का, समझाता हूं। देखो यार, सबसे पहले यह बात समझ लो कि किसी भी एटम का मास, है ना, मास ऑफ एन एटम निकालना बहुत ही टफ काम था हमारे लिए, क्योंकि एटम इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल, है ना, बहुत छोटा है, तो हम उसको कभी मेजर कर नहीं सकते। तो हमने यहां पे क्या दिमाग लगाया था कि हमने, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि हम लोग डायरेक्टली कभी भी एब्सोल्यूट मास नहीं निकाल पाएंगे। व्हाट इज एब्सोल्यूट मास? जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना। हम लोग कभी भी यहां पे एब्सोल्यूट मास तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हम रिलेटिव मास निकाल सकते हैं। अब सर ये रिलेटिव मास का मतलब क्या हुआ? देखो एग्जांपल लेके समझाता हूं। तुम्हारे घर पे बहुत बार क्या होता होगा, सब्जी वाला या फिर फल वाला आता होगा, है ना। जब वो आता है तुम्हारे घर पे, तो मम्मी उससे बोलती है, बेटी भैया मुझे 1 किलो भिंडी दे दो। तो वो क्या करता है, उसके पास एक तराजू होता है ना, जिसमें एक साइड में यहाँ पे कुछ रखने के लिए होता है, जिसमें वो कुछ वेट रखता है ना, कुछ वो लोहे का कुछ रखता है वेट, और वो कहता है देखो भाई ये 1 kg का मैंने वेट रख दिया, अब इसके इक्विवेलेंट जितनी भी भिंडी होंगी इस तराजू में वो 1 किलो मानी जाएंगी। क्या तुमने कभी कुछ काउंटर क्वेश्चन किया कि यार मैं कैसे मान लूं कि ये 1 ही किलो है ना, या फिर मैं क्यों कह दूं कि 1 ही किलो है, ऐसे मैं कैसे मानूं? तो यहां पे हम रिलेटिव मास का कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि यार अगर ये 1 kg मान लिया जाए तो ये भी तो 1 kg ही होगा। क्या मतलब इस बात का? इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं। मान के चलो कि यार एक कमरा है जहां पे मेरे पास 2 बड़े बड़े बॉक्स रखे हैं। किसी ने मुझे टास्क दिया कि यार इस कमरे में मेजर करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई भी मशीनरी नहीं है, आप मुझे फिर भी इनका वेट बताओ। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, कभी भी एब्सोल्यूट वेट तो फाइंड कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास मशीनरी नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस छोटे वाले को उठाऊंगा। पहले मैं इसको उठा के देखूंगा इसमें कितना वजन है। लेट इट बी कि मैं मान लेता हूं कि इसमें x वजन है। अब मैं बराबर वाले को उठाता हूं, मैंने इसको देखा है ये इससे 3 गुना ज्यादा भारी लग रहा है, तो मैं इसको 3x कह सकता हूं, हाँ या ना। नाउ दिस 3x विल बी कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट मास, सॉरी रिलेटिव मास। बात समझ में आ रही है? अब इसकी x की जो भी वैल्यू होगी रियलिटी में वो एब्सोल्यूट मास हो जाएगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो दूसरा वाला बॉक्स है इसको मैंने 3 × x कह दिया, ये तो उसके रिलेटिव है ना। जो भी पीछे वाला होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आगे वाले की वैल्यू आएगी, जो भी छोटे वाले की वैल्यू होगी वही बड़े वाले की वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग। तो बड़ा वाला पिछले वाले के रिलेटिव मास में आ गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव मास एंड एब्सोल्यूट मास, समझ में आ गया होगा। चलो, साइंटिस्ट लोग क्या दिमाग लगाते हैं यार कि हम किसी भी एटम की मास तो फाइंड कर नहीं पाएंगे, हम यहां पे भी क्या करते हैं, रिलेटिव मास निकालते हैं। किसके रिलेटिव निकालें? यार सब्जी वाले ने तो एक कुछ भी मान लिया 1 किलो, हम किसके रिलेटिव माने? तो डिसाइड किया गया कि यार एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लेते हैं। और जब हाइड्रोजन को रेफरेंस मानेंगे तो हम ये कह देते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट। अगर मैं ये कह देता हूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट, अब मुझे बाकियों का फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एक सर्टेन अमाउंट हाइड्रोजन का लूंगा, एक सर्टेन अमाउंट उस एलिमेंट का लूंगा जिसको मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, और दोनों का रिलेटिव देख लूंगा। अगर मैं हाइड्रोजन के रिलेटिव इसको ट्वाइस कह रहा हूं कि यदि हाइड्रोजन से दुगना भारी लग रहा है और हाइड्रोजन को मैंने 1 मान लिया, तो ये कितना हुआ, 2 हो गया। तो ऐसे में ये कह सकता हूं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट will be some number multiplied by mass of hydrogen atom। अच्छा, ये इवेंचुअली 1 हो जाएगा, तो मेरा मास ऑफ 1 एटम ऑफ अदर एलिमेंट आ जाएगा।
पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहां तक सब कुछ क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें दे देता हूं, जैसे कि मान के चलो मुझे निकालना है मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, तो मैं केवल यह देखूंगा कि वो कितने टाइम्स ज्यादा है मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम से। तो यार जब मैंने ये फाइंड किया तो मैंने ये पाया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम 23 टाइम्स ज्यादा था मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम से। ये इवेंचुअली हो जाता है 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 23, तो मास ऑफ सोडियम एटम आ जाता है मेरे पास 23 यूनिट्स। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अच्छा सॉरी 23 यूनिट्स। अच्छा अब मुझे वाली बात समझ में आ गई। हाँ तो सर एटॉमिक मास क्या हुआ? अभी तक समझ में नहीं आया एटॉमिक मास क्या हुआ। देखो बहुत जगह तुम्हें यह बता दिया जाता है कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द एटम, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मास ऑफ एटम में और एटॉमिक मास में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आगे जितना मैं सेशन को आगे लेके जाता रहूंगा तुम्हें समझ में आती रहेंगी ये बातें। तो ध्यान दो, अगर मैं ऊपर वाली डेफिनेशन को लेके जाऊं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर which indicate how many times the mass of one atom of this element is heavier in comparison to mass of hydrogen। यानी कि सोडियम का अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो वो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जिस नंबर से भी हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर देन द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा माना जाता था, है ना, हाइड्रोजन वाज द स्मॉलेस्ट एटम, तो इसको रेफरेंस मान लिया। अब इससे छोटा तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा इससे हैवियर होगा। कितना हैवियर होगा वही क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या यहां तक सभी को कांसेप्ट समझ में आता है? अच्छा अब तुम लोगों ने अपनी बुक में एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला देखा होगा, तुमने बहुत बार नोटिस किया होगा, एक फॉर्मूला होता है हमारा, है ना, तुमने नोटिस किया कि फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास निकालने का, कि एटॉमिक मास अगर किसी का भी निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ one atom of that element divided by 1/12 mass of कार्बन 12 एटम। अब देखो ये आया कहां से फॉर्मूला? बहुत ही कॉमन सा एक तो ये हमारे पास के एक क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, बुक में दिया हुआ है लेकिन हमें समझ में नहीं आता आया कहां से। पहले समझते हैं कि आया कहां से और फिर समझते हैं इसका यूज क्या। अब जरा ध्यान से देखना, हमने हाइड्रोजन को, जब हमने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना तो हमने ये देख लिया कि भाई ये किसके कितने ज्यादा निकलता है, मतलब कि एटम एयर से 23 टाइम्स है ना। हमेशा जो भी एटम आता था, जितने भी टाइम्स आता था ना, वो हमेशा डेसिमल में आता था। किस में आता था? डेसिमल में आता था। इसका मतलब ये कि जो हमारा जो भी मल्टीपल निकलता था वो डेसिमल में आता था, यानी कि हमारा जो भी एटॉमिक मास होता था वो डेसिमल में आता था। लेकिन हमने एक बात नोटिस की कि जब भी हमने मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन देखा, यहां पे 23 पॉइंट समथिंग था, इट इज नॉट एग्जैक्ट 23, फॉर एवरी एटम देयर वाज सम डेसिमल, लेकिन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन वाज ऑलवेज एग्जैक्ट 12 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम। जब हमने ये देखा कि यार कार्बन जो है एग्जैक्टली 12 आ रहा है, अगर मैं हाइड्रोजन को रेफरेंस मानूंगा तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है डेसिमल में, कार्बन एग्जैक्टली आ रहा है, तो मैं कार्बन को रेफरेंस मान के एक फॉर्मूला बना लेता हूं। अब देखो क्या किया मैंने, यार सब लोग ये जानते हैं कि हम लोग इनिशियली क्या कह रहे हैं, हम लोग इनिशियली कह रहे हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, है ना, ऑफ एनी एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करूं कि वो कितना मल्टीप्लीकेशन में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा इसको मैं क्या कहता हूं, जितना भी मल्टीपल होगा इसी को मैं एटॉमिक मास कहता हूं यार। ठीक है, इसी को मैं क्या कहता हूं? एटॉमिक मास कहता हूं। ओके, सो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान देना, मैं अपने पूरे के पूरे फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहता हूं विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, क्योंकि मुझे कार्बन ज्यादा अच्छा लग रहा है, डेसिमल नहीं आता वहां पे। तो मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन से मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम निकाल ली। क्या आएगी? इस 12 को उधर भेज दो, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो यहां से मेरा एक नया फॉर्मूला बन जाता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास एज इट इज। ठीक है, और मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया कार्बन को रेफरेंस बनाने के लिए। इस पूरे की मैंने यहां से वैल्यू निकाली तो 12 उधर चला जाएगा, पहुंच जाएगा 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। बोलो हां या ना। अब जब भी मैं कंपैरिजन करूंगा तो इससे कंपैरिजन करूंगा मास ऑफ कार्बन एटम से, क्योंकि मेरा वो रेफरेंस आ गया। तो यहां से एटॉमिक मास का अगर कोई फॉर्मूला तुमसे पूछे तो तुम क्या बताओगे? तुम बोलोगे मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जिसका भी हम पूछ रहे हैं, जिसको भी जो भी पूछ रहा है,
और ये वाली वैल्यू को पूरा डिवाइड में ले जाऊं उस साइड, तो ये बन जाएगा 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला आया कहां से था? ठीक है, अब इस रेफरेंस से हम किसी का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना है तो आप क्या करोगे कि इस फॉर्मूले को लगाओगे कि यार उसका, या फिर आपको ये देखना है कि यार कि क्या एटॉमिक मास है, तो आप उसके एक एलिमेंट के मास को कंपेयर करोगे 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। और ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि ऐसा करने से जो भी एटॉमिक मास आएगा वो एग्जैक्ट नंबर में आएगा। चलिए, यहां पे डेसिमल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला हमने यहां पे ये समझ लिया कि ये फॉर्मूला आया कहां से। तो एटॉमिक मास कैसे निकालने समझ में आ गया, एटॉमिक मास होता क्या ये समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां से एक और मजे की बात बता देता हूं मैं तुम्हें। अब तक हमें ये बताया जाता था कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द एटम, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब तुम यहां से ध्यान से देखो, एटॉमिक मास इज नॉट मास ऑफ द एटम। अगर ये इक्वल होता तो नीचे वाली वैल्यू ही ना होती कुछ भी, है ना, जबकि नीचे वाली कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते। तो यहां से मेरा कंक्लूजन निकल गया। इसको मैं आगे अभी और प्रूफ करूंगा बहुत ही फैक्चुअल एक डाटा के साथ में, है ना, एक कैलकुलेशन के साथ में। तो मैं कह सकता हूं अभी यहां पे नोट डाल के कि एटॉमिक मास इज नॉट मास ऑफ एन एटम। ठीक है, अभी इसको आगे जाके प्रूफ करेंगे। चलो, अब बात आती है यहां से समझ में आ गया एटॉमिक मास को निकालने का तरीका क्या है। अब बहुत बार क्या होता है बच्चों, बहुत बार ये होता है कि हमारे पास कोई भी एटम, सिंगल एटम पॉसिबल नहीं है, एटम्स के आइसोटॉप हो सकते हैं। मान लो मुझे किसी ऐसे एटम का एटॉमिक मास निकालना है जिसके आइसोटॉप्स होंगे, तब मैं क्या करूंगा? तो बच्चों तब ये फॉर्मूला बन जाता है एटॉमिक मास निकालने का कि एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ना कह दो एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब बहुत बार ना हमारे दिमाग में ये भी आता है, तुम्हारे दिमाग में भी एक बात आ रही होगी, सर एटॉमिक मास ना मास ऑफ द एटम के इक्वल ही होता है। बहुत सारे टीचर्स ने मुझे तो बताया यही वाली बात होती है। और सर आप ध्यान से देखो ना, नीचे जो मास ऑफ वन कार्बन एटम लिखा है और नीचे 12 लिखा है, कार्बन एटम का मास 12 ही तो होता है, काट दो इसको, है ना। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, मास ऑफ वन कार्बन एटम क्या 12 हो सकता है? क्योंकि जो तुमने बुक में पढ़ा है वो तो 12 ग्राम ही पढ़ा है। 12 ग्राम एक, यार तुम दुकान पे जाओगे ना, उससे बोलोगे 10 ग्राम जीरा दे दो, तुम्हें इतना सारा जीरा दे देगा तुम्हें 10 ग्राम में। इसका मतलब यह है कि यार 10 ग्राम बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एटम को मैं देख भी नहीं सकता, क्या एक एटम 12 ग्राम का हो सकता है? तो कॉमन सेंस की बात यह है कि ये दोनों कभी कट नहीं सकते, क्योंकि मास ऑफ कार्बन एटम इज वेरी नेग्लिजिबल, जबकि 12 एक बहुत बड़ा नंबर है ना। अभी इसको मैं धीरे धीरे आगे जाऊंगा तो बताता रहूंगा तुम्हें, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, एवरेज मास वाला। जब भी आइसोटोप का केस आ जाएगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इस केस में। चलिए, समय आगे बीतती जाती है, हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी हम एटॉमिक मास निकाल रहे होते हैं, अब एटॉमिक मास जब मैं निकाल रहा होता हूं, ये किसी एटम के लिए निकाल रहा होता हूं, बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू है, आंसर ग्राम में आ रहा है, तो वैल्यू बहुत बड़ी छोटी हो गई और यूनिट बहुत बड़ी हो गई, तो डेसिमल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, 10 टू द पावर्स आ रही हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोग डिसाइड करते हैं कि एक नई यूनिट बना देते हैं, एएमयू, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। एक नई यूनिट यहां पे बना के दे देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। चलिए भाई, डिसाइड हो गया, एटॉमिक मास यूनिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई, यूनिट बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो मानेंगे। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि भाई ये फॉर्मूला हमने बनाया है ना अभी एटॉमिक मास वाला, इसमें जो नीचे वाली वैल्यू है पूरी की पूरी को कह दो ये 1 AMU है। अगर मैं इसको पूरी की पूरी को 1 AMU कह दूंगा तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा एटॉमिक मास के। तो जब भी मेरा एटॉमिक मास कैलकुलेट होगा वो 1 AMU में कैलकुलेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 AMU, तो AMU में कैलकुलेट हो जाएगा। तो AMU वाज डिसाइडेड टू इक्वल टू व्हाट? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं एक मजे की बात, एक्चुअल मास किसी एक कार्बन एटम का देखो कितना होता है। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम इज सो स्मॉल दैट इट इज इक्वल्स टू 1.9924 10 टू द पावर -23 ग्राम। कितने डेसिमल्स होंगे? ये एक्चुअल मास होता है कार्बन का, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां से 1 AMU की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये बन जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/12
1.9924 10 टू दी पावर -23 ग्राम। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं बच्चों तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.66 10 टू दी पावर -24 ग्राम। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 AMU। कहां से आइए समझ में आ गया, ठीक है। अब धीरे धीरे दिमाग लगाओ, धीरे धीरे दिमाग लगाओ। अब तक हमें कहीं ना कहीं ये पता था कि मास ऑफ कार्बन एटम इज 12। हम ये मान लेते थे कि एटॉमिक मास ही मास ऑफ द एटम है और एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। एटम तो बहुत छोटा होता है। बहुत बार में क्या बताते हैं, टीचर्स भी बोल देते हैं कि एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ द एटम, जबकि ऐसा नहीं है। अब तुम ध्यान से देखो, ये वैल्यू है मास ऑफ 1 कार्बन एटम की, जबकि एटॉमिक मास हम 12 पढ़ते हैं। ऐसा ही होता है। अच्छा, तो वो होता क्या है फिर जो हमें 12 बताया जाता है, आइए उसको भी पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने दो बातें कंप्लीट कर ली। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देख लो। हमने कहानी को शुरुआत किया था एटॉमिक मास होता क्या है, तो हमने ये समझा कि एटॉमिक मास दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट फाइंड करना इंपॉसिबल है, रिलेटिव मास निकाल लेते हैं। रिलेटिव किसके रिलेटिव निकालें, तो एलिमेंट्स में रिलेटिव ले लिया, हाइड्रोजन को साइज में बहुत छोटा है, ठीक है। अब जितने नंबर भी कोई भी एटम हैवियर आएगा हाइड्रोजन एटम से, उसी को उसका एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में एक प्रॉब्लम थी, जब भी हम ये नंबर ऑफ टाइम्स निकाल लेते तो जो नंबर ऑफ टाइम्स जो एटॉमिक मास की वैल्यू वो डेसिमल में आ रही थी, लेकिन कार्बन अकेला तो यहां पे एग्जैक्टली 12 आ रहा था। तो क्यों ना हम कार्बन को अब की बार रेफरेंस ले लें। अब उसी फॉर्मूले में जो हमारे पास ओरिजिनल था हाइड्रोजन वाला, उसी में हमने मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से, और यहां से मेरे पास मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम को मैंने रिप्लेस कर दिया 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम से। चलिए, यहां से मेरे पास जो भी फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला ऐसे एटम्स के लिए चेंज हो जाता है जहां पे आइसोटॉप्स अवेलेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उनके लिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट की जगह मैं यूज करता हूं एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट, अगर वो वहां पे है तो। अच्छा, डिसाइड ये हुआ कि जो एटॉमिक मास की वैल्यू आ रही है ग्राम में आ रही है, बहुत सारी डेसिमल्स आ रही हैं, बहुत ही बड़ी छोटी वैल्यू है और ग्राम एक बड़ी यूनिट है, तो क्यों ना एक छोटी यूनिट बना दी जाए। तो छोटी यूनिट बनाने के लिए हमने नीचे वाले पार्ट को 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम को ही 1 AMU मान लिया, और इसको कैलकुलेट करने पे मेरे पास वैल्यू आ गई 1 AMU की इतनी। यहां तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, क्लियर है यहां तक सब कुछ। चलिए, अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हमने 1 AMU निकाल लिया। 1 AMU का मतलब क्या होता है, अब जब भी आप कैलकुलेट करते हो मास को तो आप 1 AMU में कैलकुलेट करते हो, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में यहां तक आ चुकी है। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं बच्चों यहां से आगे कंसेप्ट ऑफ मोल पे। किस पे, कंसेप्ट ऑफ मोल पे। अच्छा, उससे पहले कुछ इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है यार, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ 2 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। मेरे पास एटॉमिक वेट दिए हुए हैं 2 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के। अच्छा, 3 आइसोटॉप होते हैं, लेकिन एक इतना नेग्लिजिबल होता है कि उसको क्वेश्चन में देते ही नहीं है। तो मेरे पास हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है, 1.0078 मास है इसका। एक दूसरा है, उसका 2.0143 है। किसी भी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का अगर मैं कुछ भी मास लूं तो उसमें 6400 एटम्स तो होते हैं पहले वाले के, ठीक है, और दूसरे वाले का केवल एक एटम होता है। एक ऑन एन एवरेज जो भी मैं अमाउंट ले लेता हूं उसमें। इतनी बात सबको समझ में आती है। इस प्रोपोर्शन में वो होते हैं किसी भी नॉर्मल, किसी भी एवरेज अमाउंट में। हमसे पूछा है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बताओ। यार, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला था आइसोटॉप के केस में एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एटम, यहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/12। वो जो पूरी बात थी उसको हमने क्या मान लिया, 1 AMU। 1 AMU मान लिया था। अब उसको तो हटा दो क्योंकि वो तो 1 AMU। अब जो भी वैल्यू आएगी हमारी AMU में कैलकुलेट हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। चलिए, अब कैलकुलेट करते हैं। एवरेज मास कैसे निकालते हैं यार, एवरेज मास निकालने का मतलब है टोटल मास ऊपर, नीचे नंबर ऑफ एटम्स। टोटल मास कैसे निकालूं भाई, 64 एटम्स तो हैं इतने मास के, एक एटम है 2.0143 मास का, और टोटल एटम है 6400 प्लस 1 यानी कि 6401। कैलकुलेट करेंगे तो 1.008 AMU आपका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू आ जाएगी। क्या यहां तक सबको बातें क्लियर है? अच्छा, अब एक मजे की बात और देख लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास ऑफ द वन एटम। अब समझो, ये एटॉमिक मास की वैल्यू 1 AMU में क्यों आई है तो समझ में आ गई, क्योंकि हमने उसको 1 AMU माना होता है। अब अगर तुमसे कोई पूछे मुझे तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम बताओ, तो आप उसको ये नहीं कह सकते 1.008 AMU। क्या बोलोगे आप उसको, कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन अगर बताना है आपको तो वो तो बहुत छोटा होता है। तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे
AMU की वैल्यू को पुट करके यहां पे विच इज 1.66 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। अब ये एक्चुअल मास बताएगा आपको किसका, एक हाइड्रोजन एटम का। तो बहुत सारी जगह पे, क्योंकि एटॉमिक मास यहां पे आपको AMU में दे रखा है, क्योंकि उसको पुट करने पे एक हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी, वो कह देते हैं कि यार यही तो है, ऐसे ही मान लो ना, मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास को ही तो मान लो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। तो वो ऐसा कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये डिफरेंस वहां पे होता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? डन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछो। नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोटॉप्स। ओके, मेरे पास बोरोन के 2 आइसोटॉप हैं। पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले का मास है इतना, और मेरे पास दूसरे वाले का मास है 11.01। द एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज इतना। अच्छा, अब ये क्या दे रखा है? मैं एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन, ये ओवरऑल दे रखा है, तो मतलब ये आपको एटॉमिक मास बताने की कोशिश कर रहा है। कितना दे रखा है? 10.81 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल कार्बन। नेचुरल कार्बन में हर एक की कितनी परसेंटेज होती है? भाई ये मास दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स तो दिया ही नहीं, परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखो बहुत सिंपल है, एक काम करो, इसकी x परसेंटेज मान लो, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x परसेंटेज मान लो, ठीक है। अगर इसकी x परसेंटेज, तुमसे कोई पूछे नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो नंबर ऑफ एटम्स परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 100 माइनस x अपॉन में 100 हो जाएंगे। अब इसी बेसिस पे आपके पास मास भी आ गया, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स भी आ गए। एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है क्या? एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। अच्छा, नीचे तो आप 1 AMU में हटा ही देते हैं। एटॉमिक मास कितने दे रखा है? 10.81 है। ये AMU में ही होगा, कॉमन सेंस है, क्योंकि AMU में ना होता तो 10 टू द पावर माइनस में वैल्यूज होती। एवरेज कैसे निकालें? 10.01 वाले तो हैं x अपॉन 100 प्लस में 11.01 वाले हैं 100 माइनस x अपॉन 100, और टोटल हैं x अपॉन 100 प्लस में 100 माइनस x अपॉन में 100। बहुत सुंदर। चलिए जी, अब ध्यान दो, ये तो पूरा 1 आ जाएगा कट के, बोलो हाँ या ना भाई। 100 अपॉन में x अपॉन में 100 माइनस x अपॉन में 100 तो कट जाएगा, 100 अपॉन 100 1 होता है। अच्छा, आप बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना? 10.01 x अपॉन में 100 प्लस में ये हो जाएगा आपका 1101 अपॉन में 100 माइनस में 11.01 x अपॉन में 100। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, इस सबको उधर ले जाके, ये बन जाएगा 1081 जब 100 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लोगे तो आ जाएगा माइनस का 1x प्लस में इतना, x की वैल्यू उधर कर दो, 1101 माइनस 1081, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 20। तो x आ गया तुम्हारा 20, यानी कि पहला वाला जो बोरोन है तुम्हारा वो तो आ गया 20% और दूसरा वाला आ गया 80%। तो ये तरीका होता है परसेंटेज में करने का या फिर नॉर्मल करने का। सबको समझ में आ रही है बात? चलिए, ओके, डन। तो जो यहां तक हमें सबको समझ में आ गया, AMU समझ में आ गया। अच्छा, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। सारी मतलब मास ऑफ वन एटम किसी का भी अभी और क्लैरिटी दूंगा, ठीक है। चल, अब बात आती है बच्चों कंसेप्ट ऑफ मोल की। किसकी बात आती है? कंसेप्ट ऑफ मोल की। अब ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, हर जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चलिए कंसेप्ट ऑफ मोल को समझते हैं, बहुत ही बारीकी से समझते हैं। क्या होता है कंसेप्ट ऑफ मोल या फिर मोल क्या होता है? अब जरा मेरे को ध्यान समझना। एटम का साइज बहुत छोटा है। अब एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। तुम्हारे घरों में सब्जी वाला या फिर फल वाला आता है। तुम्हारे गली में मान लो फल वाला आया, केले वाला, ठीक है। तुमने केले वाले को हमेशा आवाज लगाते हुए देखा, जो है नोटिस किया होगा केले वाले को। क्या कहता है केले वाला? कि यार केले ले लो, लेकिन कैसे कहता है कि 40 रुपए दर्जन केले ले लो, 40 रुपए दर्जन केले ले लो। तुम उसके पास गए, मान लो तुमने उससे बोला कि भाई ये क्या कर रहा है तू, 40 रुपए दर्जन, एक का रेट बता, एक का क्यों नहीं बताता यार, तो ये क्या तेरी रॉकेट साइंस है? तो वो तुम्हें समझाएगा, फिर वो बोलेगा कि यार देख, मैं जो फल बेच रहा हूं उसका साइज है थोड़ा छोटा, है ना। एज ए फल केला जो है एक सिंगल पीस तुमने देखा होगा कि यार एक का भी पेट नहीं भरेगा। तो वो कह रहा है कि कोई एक फैमिली भी लेगी तो एक तो नहीं लेगी, एक से ज्यादा लेगी, एटलीस्ट 10 लेगी, 15 लेगी। अब अगर मैं घर से एक का रेट जान के आऊंगा, मतलब एक का रेट लेके आऊंगा और मैं चिल्लाता रहूंगा कि एक केला 4 रुपए का, 3 रुपए का, तो जब कोई उसमें लेगा, है ना, बल्क में लेगा 12-15, तो मुझे फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब मुझे पता है कि इसका साइज छोटा है तो मैं इसकी बड़ी यूनिट ना बना लूं, 1 डजन कह दूं,
तो मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 1 डजन दूंगा, 40 रुपए ले लूंगा, बात खत्म हो जाएगी। कह रहा है बड़ा अपने दिमाग लगा दिया अपने, बड़ी एकदम सब्जी वाले भैया, फल वाले भैया में कितना दिमाग है। अब अगली डेली पे आया यार वाटरमेलन वाला। क्या वाटरमेलन यही करेगा कि 1 दर्जन वाटरमेलन ले लो 200 रुपए के। अब मान लो वो भी आया, वो आया कि भाई 1 दर्जन ले लो वाटरमेलन, सॉरी वो कह रहा है कि 1 वाटरमेलन ले लो, 40 रुपए का किलो है। आप उसके पास गए कि भाई बनाना वाले भैया तो बोल रहे थे कि 1 दर्जन ले लो, और तू कह रहा है कि यार 1 वाटरमेलन ले लो, मतलब 40 रुपए किलो ले लो, तू दर्जन में क्यों नहीं बेच रहा। वो तो मैं फिर समझाएगा, वो बोलेगा कि देख मेरे फल का जो साइज है वो बड़ा है, कोई भी फैमिली एक से ज्यादा नहीं ले पाएगी क्योंकि खा नहीं पाएगी। जब वो लेगी ही एक, तो मैं इसकी छोटी यूनिट रखूं ना, इतनी बड़ी यूनिट क्यों रखूं। यार बात दिमाग में आती है। अब तुम खुद देखो एटम कितना छोटा है, एटम तो बहुत छोटा है। अब मैं बार बार एटम को कैलकुलेट करूंगा, एटम इतना छोटा है, अगर मैं 5 ग्राम किसी भी चीज में एटम कैलकुलेट करने लगूं तो मिलियंस ऑफ एटम्स आएंगे, बिलियंस ऑफ एटम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि साइज बहुत छोटा है। तो साइज बहुत छोटा है तो एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं ना। ये बात तो सही है। उस यूनिट का नाम क्या रखेंगे? उसी यूनिट का नाम है मोल। बात समझ में आ गई? तो मोल क्या है? मोल कुछ भी नहीं है, एटम का साइज छोटा था तो हमने एक बड़े से ढेर ऑफ एटम को, क्वांटिटी को मोल नाम रख दिया। तो हम कह सकते हैं कि ए मोल कंसेप्ट कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुपिंग ऑफ एटम, क्योंकि आपने बहुत बड़े ग्रुप ऑफ एटम का नाम रख दिया, उसकी एक यूनिट बना दी। मतलब कि अ मोल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। क्या बात है? अ ग्रुप ऑफ एटम। अच्छा, बड़ी अच्छी बात बोली आपने, क्या बात है, मजा ही आ गया। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि एक मोल में कितने एटम होंगे? यार ये तो ठीक है, सब्जी वाले ने डिसाइड कर लिया 1 डजन में 12 केले। अब मैं ये कैसे मतलब मानूं कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? चलिए यार, हर बात के लिए रेफरेंस मान रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए रेफरेंस माना, कार्बन के लिए रेफरेंस माना, एएमयू के लिए वो नीचे वाले को रेफरेंस मान लिया, डिवाइड वाले को, जो डिवाइड के नीचे 1/12 लिखा था, यहां भी कोई रेफरेंस मान लेते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोला डेफिनेशन में? बोला अ मोल कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। कार्बन 12 एलिमेंट के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को मोल मान लिया जाएगा। अब सर मुझे क्या पता कि कार्बन 12 एलिमेंट के 12 ग्राम में कितने एटम होंगे? यार कैलकुलेट करना आसान है। कैसे सर? अब मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि 1 कार्बन एटम का जो एक्चुअल मास है वो है 1.9924 10 टू द पावर माइनस का 23 ग्राम। बोला था हाँ या नहीं? अगर एक कार्बन एटम का इतना है तो 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम होंगे? यूनिटरी मेथड लगा दूं? कैसे सर? भाई पहले 1 ग्राम में देख लो कितने एटम होंगे, इस पूरे को डिवाइड कर दो इससे दोनों साइड। कर दिया? कर दिया। अच्छा, ये कट के 1 बन जाएगा, है ना, सेम नंबर कट जाएगा। उसके बाद फिर यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 12 ग्राम में कितने? 12 अपॉन में 1.9924 10 टू द पावर माइनस का 23 कार्बन एटम्स। और इसी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो बच्चों ये आती है 6.022 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एलिमेंट। और तभी से ये मान लिया गया है कि यार एक मोल यानी कि 1 मोल को मैं क्या बोलूंगा? 6.022 10 टू द पावर 23 बोलूंगा। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, ये बात मुझे समझ में आ गई। अच्छा, ओके, डन है बात। आ जाओ आगे। अब तुम्हारे लिए बहुत सारे फॉर्मुले हैं, यहां पे तुम्हें मोल कैलकुलेट करने हैं। मोल समझ में आ गया? चलिए भाई, मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे, मोल को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, अब वो समझाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, अब वो समझो। हाउ टू कैलकुलेट मोल। हाउ टू कैलकुलेट मोल। देखो अब जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। क्या देखोगे भाई? इतनी बात समझ लो पहले कि मान के चलो तुम्हें एक ढेर दिया हुआ है किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का, उसका कुछ ना कुछ गिवन मास होगा। उस गिवन मास को मैं हमेशा W से डिनोट करूंगा,
पूरी केमिस्ट्री में लास्ट तक, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में डब्ल्यू से डिनोट करूंगा। बात समझ में आ गई? गिवन मास। अब इस गिवन मास में मुझे ये देखना है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, पॉइंट है मेरी बात में, सॉरी कितने नंबर ऑफ मोल है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस पूरे गिवन मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसको मैं 1 मोल से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। सर समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो ये? कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। ओके, कनेक्ट करवाते हैं। आइए देखो कैसे कनेक्ट करवाते हैं। अब एक बात नोटिस करना, आपने इस वैल्यू से 1 मोल की वैल्यू निकाली है, हाँ या ना? अगर आप इसी वैल्यू को कहीं और देखें तो आपको कहीं और दिखेगी, कहीं और। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, तुम्हें कहीं पे एक और वैल्यू दिखाई देगी। ओ माय गॉड, ये रही। अगर आप इसको और उस वाली वैल्यू को थोड़ा सा, अगर आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो पीछे उसको स्क्रॉल करके देखो, ये वैल्यू और 1 मोल की वैल्यू रिलेटेड है, बस आपस में रिवर्स्ड है ना। 1 एमयू में लिखा है 1.9924 10 to the power -23 डिवाइड बाय 12। उसमें क्या लिखा है? 12 अपॉन में 1.9924 10 to the power -23। तो यहां से मैं एक बात पकड़ लेता हूं ये कि भैया 1 मोल इज 1 अपॉन में 1 AMU, हां या ना? सर बात तो सही है, बहुत ही सही बात बोली आपने। चलिए अब इसका करूं क्या, मैं क्या करूं मैं इसका? आ जाओ बताता हूं क्या करूंगे इसका। नीचे आ जाओ। तुम्हें बताया जाता है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU। पॉइंट है मेरी बात में, 23 AMU ही होता है, हमने पिछले भी क्या। मैं इसको 23 अपॉन में मोल लिख सकता हूं, क्योंकि 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में मोल। बोलो जी हाँ या ना? तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ओ माय गॉड, एटॉमिक मास इज नथिंग बट मास ऑफ एनीथिंग ऑफ 1 मोल। किसी भी चीज का 1 मोल में कितना मास है, वही तो एटॉमिक मास है। दैट्स द पॉइंट। एटॉमिक मास और मास ऑफ द एटम इज कंप्लीटली डिफरेंट। एटॉमिक मास एक एटम का मास होता ही नहीं, ये तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स होता है। सर समझ में नहीं आया, फिर से देखो। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम वाज 23 AMU। AMU की वैल्यू पुट करोगे तो एक सोडियम एटम का मास आ जाएगा, डेसिमल्स में आएगा, 10 to the power माइनस समथिंग ग्राम। लेकिन आप उसी AMU को 1 अपॉन मोल भी लिख सकते हैं। तो इस डेफिनेशन से मैं ये भी तो समझ गया कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू 23 तब जब वो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स है। तो मेरे पास एटॉमिक मास की एक और डेफिनेशन आ गई बच्चों। एटॉमिक मास इज नॉट नंबर मास ऑफ 1 एटम। व्हाट इज एटॉमिक मास? अगर कोई पूछे एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। और ये पॉसिबल भी है। हां, अगर आपसे कोई पूछे कि यार एटॉमिक मास कितना है, आपने बोल दिया 23 ग्राम, पर मोल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 23 ग्राम एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एक एटम की नहीं हो सकती। बहुत बड़े ढेर ऑफ एटम की तो 23 ग्राम हो सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। चलिए जी, गिवन मास हो गया जो भी गिवन मास है। बच्चों एटॉमिक मास क्या हो गया? एटॉमिक मास क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। अगर बच्चों सिंपल सा मैथमेटिक्स, मुझे गिवन मास कुछ दे दिया बड़ा सा और 1 मोल का दे दिया, उस बड़े से मास को मैं 1 मोल के मास से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यस सर, नंबर ऑफ मोल्स का मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है कि गिवन जो बड़ा सा मास दे रखा है उसको डिवाइड कर दो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम से। ठीक है, अच्छा जी, तो यानी कि स्मॉल n से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो n की वैल्यू आ गई W अपॉन में m। अच्छा, हमेशा ध्यान रखेंगे एटॉमिक मास की यूनिट क्या हो गई? 23 ग्राम पर मोल। ग्राम तब है जब 1 मोल की वैल्यू है, पॉसिबल है। चलिए जी, तो यहां से W हमारा ग्राम में दे रखा है, ये हमारा ग्राम पर मोल में हो गया, ग्राम से ग्राम कटा, यूनिट आ गई मोल। तो यहां से मेरे n की वैल्यू आ गई कितनी? W अपॉन में m। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये मोल क्या है? मोल इज जस्ट अ क्वांटिटी। आपने ग्रुपिंग की है,
तो ध्यान दो, मोल खाली एटम का ही पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल्स भी तो बहुत छोटे होते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स कहां दिखते हैं भाई? एटम से बनी चीज भी तो थोड़ी छोटी होगी ना भाई। एक एटम इतना छोटा, H2O 3 एटम से मिलकर बना है, होगा तो वो भी छोटा। तो जैसे 1 मोल ऑफ एटम होता है जहां पे 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स हो सकते हैं, क्या मैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल नहीं कह सकता? वहां पे 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, अच्छा, क्या मैं 1 मोल ऑफ आयंस नहीं कह सकता? अरे कह सकते हो, 6.022 10 टू द पावर 23 आयंस होंगे। क्या मैं 1 मोल ऑफ एप्पल आईफोन नहीं कह सकता? अरे कह सकता हूं, बस वहां पे 6.022 10 टू द पावर 23 एप्पल के आईफोन होंगे, जो भी तुम्हें पसंद हो। 14 15 अभी तो आया नहीं है ना? बात समझ में आ गई भाई? ये तो एक क्वांटिटी है, आपने ग्रुपिंग की है। बात समझ में आ रही है? बस आप एप्पल आईफोन की करोगे नहीं, क्योंकि एप्पल आईफोन का साइज बहुत बड़ा है ना? इतने में तो बहुत सारे फोन आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, अवेलेबल भी नहीं होंगे, है ना? इस धरती पे भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? इतनी बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? ठीक है, अच्छा, अब एक इसमें एक मजे की बात और देख लो। देखो, जैसे मान के चलो तुमसे किसी ने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पूछा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पूछा, तुम्हारे पास फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ये 1 मोल ऑफ एटम होना जरूरी है क्या? नहीं। उसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी के मॉलिक्यूल पूछ लिया, H2O मॉलिक्यूल पूछ लिया, तो आप क्या लिखोगे? गिवन मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन में मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए क्या क्वेश्चंस में देखेंगे। क्वेश्चंस को लगाने से पहले, मॉल कंसेप्ट के लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो तुम्हें बार बार यूज में आएंगी। पहली टर्म, एटोमिसिटी क्या होता है? एटोमिसिटी क्या होता है? किसी भी एटॉमिक स्पीसीज में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन केमिकल सब्सटेंस कह दो चाहे, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस कह दो चाहे। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, लाइक मान लो H2 में कोई तुमसे पूछे एटोमिसिटी कितनी है, तुम बोलोगे 3 एटम है। कोई पूछे CO2 में, अगेन 3। कोई पूछे H2SO4 में 7। तो एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। दूसरी बात, किसी ने बोला ग्राम एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है। कहीं पे लिखा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ, उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, मास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए, ये चारों बातें याद रखनी है। आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड टू एटॉमिक मॉल कंसेप्ट या फिर एटॉमिक मास से। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो मैं ही दूंगा तुम्हें, जो बिल्कुल रैंडम है। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ H2। अब पहले ये समझ लो, एटम्स पूछा है सर, एटम्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स का तरीका बताया, मेरे ख्याल दिमाग लगा। अगर तूने नंबर ऑफ मोल्स निकाली तो एटम्स निकालना आसान है, क्योंकि एक मोल में इतने एटम होते हैं। अगर तेरे पास मोल आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने की बहुत बड़ी बात कुछ रह नहीं गई है। क्या करेगा? जो भी n की वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 6.22 × 1023। इसी को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, अगर सभी को पता होगा तो, है ना? एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि उन्हीं ने फाइंड किया था ये, है ना? सारी कारस्तानी उन्हीं की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब तुमसे पूछ लिया यहां पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ H2O। तो अब यहां पे इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या क्या बातें देखनी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये
कि यहाँ पे एटम्स डायरेक्टली निकल नहीं पाएंगे। आप बोलोगे सर क्यों नहीं निकल पाएंगे? अरे मेरे लाल, तुझे 20 ग्राम H2O की वैल्यू दे रखी है, H2O तो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे तो तुम केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। वो भी कैसे निकालूंगा सर? उसके लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, तब जाके टोटल मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ऐसे केस में? यार सिंपल है, गिवन मास 20, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास नहीं मॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास H2O कितना होता है? 18 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23। अब तुम बोलोगे सर ये तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आप मॉलिक्यूल निकाल लो, उसमें तो एटम्स बोल रहा है। अब क्या करेंगे यार? एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने एटम है? 3, 2 H और 1 O। इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में कितने एटम हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो पूरे से, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, हाँ या ना? ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है अ पीस ऑफ कॉपर वेट्स इतना। एक मेरे पास पीस ऑफ कॉपर है, उसका वेट इतना है, गिवन वेट हमें दे दिया। पहचान क्या है कि ये गिवन वेट है? खाली ग्राम में दिया हुआ है, पर मोल नहीं दिया हुआ। पर मोल तो एटॉमिक मास ही होता है। हाउ मेनी एटम्स? तो सबसे पहले तो आपको निकालने नंबर ऑफ एटम्स। बेसिक फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ एटम्स निकालने का? भाई W अपॉन में मोलर मास इंटू में एवोगैड्रो नंबर। अभी तो देखा था, है ना? ठीक है, अच्छा जी। अब मोलर मास ऑफ कॉपर आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। यहां पे कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे वाली बात। आ जाओ। तो W कितना दिया हुआ है? 0.635 डिवाइडेड बाय 63.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23। इसको हटाओ, 10⁻3 ले आओ, 10⁻10 ले आओ, 1 ले आओ, काट दो, मैनेज कर लो 10⁻। आंसर आ जाएगा 6.022 10⁻ कितनी? 21। ये मेरा आंसर आ गया। इतने एटम्स हैं टोटल। 3 से मल्टीप्लाई, अच्छा नहीं यहाँ पे तो करने की जरूरत नहीं था, यहाँ खाली कॉपर ही था, ऊपर वाले में था ना 3 से मल्टीप्लाई। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट? अब हमें गिवन मास दिया हुआ है पानी का, तो सबसे पहले तो निकाल पाऊंगा मैं पानी के मॉलिक्यूल, क्योंकि पानी तो खुद मॉलिक्यूल है, मास उसी का दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मैं निकालूंगा पानी के, अब मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, तो गिवन मास मेरा 0.1 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मेरा 18 है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, मोल नहीं पूछे, ग्रुप नहीं पूछ रहा, मॉलिक्यूल ही पूछ दे रहा है ना? इनटू में 6.022 10⁻23। आप सॉल्व करोगे, अपॉन में 10 आ जाएगा, 9 2 जा 18, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.011 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए पानी के। अब ये तो हमसे पूछा ही पूछा था, हमसे पूछा था ऑक्सीजन एटम भी। खुद दिमाग लगाओ, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने ऑक्सीजन है? एक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में कितने ऑक्सीजन हो गए? इतने ही तो होंगे भाई। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक ऑक्सीजन, इतनों में भी इतने ऑक्सीजन, तो यार आप बोलोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहां पे 3.011 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, इतने एटम्स होंगे। सिंपल। मान लो यहीं पे तुमसे पूछे होते हाइड्रोजन के एटम, तो तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 हाइड्रोजन है गिवन। आगे बढ़ो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सल्फर। ऊपर कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ सल्फर। सिंगल एटम ऑफ सल्फर, कुछ भी दिया नहीं हुआ गिवन, कैसे निकालूंगा? कितना आसान है, देखो। तुम सल्फर का मोलर मास जानते हो 32, ये होता है ग्राम पर मोल। और ये ग्राम पर मोल क्यों होता है? क्योंकि ये 1 मोल ऑफ एटम्स का होता है। अगर ये 1 मोल ऑफ एटम का है, मुझसे 1 का पूछा है, क्या करूं? टोटल को डिवाइड कर दूं किससे? बोलो किससे कर दूं डिवाइड? 1 मोल की वैल्यू से। तो मेरा आ जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, नीचे मोल की वैल्यू रख दो भाई, जो मोल नीचे है उसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दोगे तो एटम बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 एटम का मास कितना हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा ग्राम में तुम्हारा खाली, क्योंकि मोल की तो वैल्यू तुमने पुट कर दी। एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का, भाई मोलर मास को आप 32 ग्राम पर मोल लिख सकते हो, फिर 32 AMU भी लिख सकते हो, और AMU की वैल्यू तुम जानते हो, तो यहां पे क्या कर दोगे निकालने के लिए? 32 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU की वैल्यू विच इज 1.66 × 10⁻24 ग्राम, आंसर। अच्छा, ऐसी तुम्हें निकालना है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेम काम वहां पे कर दो, बिल्कुल सेम। CO2 के लिए भी
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मास आपसे पूछा है, आपसे कभी भी मोलर मास नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो तो सबको याद होता है। कौन सा मास पूछा होगा फिर इसने W पूछा होगा। अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। मोलर मास निकालना बहुत आसान है, मतलब मॉलिक्यूलर मास, 1 सोडियम 3 हाइड्रोजन यानी कि 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा। आपको और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। अब की बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, हर बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जाते थे। एक काम करो, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिख लो पहले। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू में 6.022 10 to the power 23, यही होता है। सारी वैल्यू को पुट कर दो, कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है 3.01 10 to the power 22। गिवन मास मुझसे पूछा हुआ है, व्हाट इज द मास पूछा हुआ है। मोलर मास मुझे पता है 17 होता है अमोनिया का, 6.022 10 to the power 23। ठीक है, चलिए। अच्छा 22 था यहाँ पे, है ना। इससे इसको काटूंगा तो एक 10 बचेगा यहाँ पे, ये इससे काटूंगा तो 1 जा, ये चलेगा 2 जा। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा 1 = W इंटू 20 अपॉन में 17। तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 17 अपॉन में 20, विच इज कितना, 0.85 ग्राम। सही बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 200 मिलीग्राम आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें से आपने 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को बाहर निकाल दिया। बताओ कितने मोल्स ऑफ CO2 आपके पास। मुझे देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ग्राम में वैल्यू गिवन है, मॉलिक्यूल निकाले हैं और मोल्स आपसे पूछ रहा है। कैसे करूंगा इसको मैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले ये ग्राम में दे रखा है, भाई ग्राम में से ग्राम वाली चीज को माइनस कर सकते हो। आप वेट में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। एक काम करो, पहले इसको वेट में कन्वर्ट कर लो, इसको वेट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करो सर वेट में कन्वर्ट, इसको आ जाओ। देखो सिंपल सी बात यह है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला भी बताया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में M इंटू में एवोगैड्रो नंबर। तो W की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू में M अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 to the power 21 है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, 44, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 to the power 23। 10 to the power 2 नीचे बच जाएगा, ओवरऑल आ जाएगा ये तुम्हारा 44 अपॉन में 602.2। अभी इतना ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो चलो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। कर ही लेते हैं। कितना आएगा इसको सॉल्व करके, एक सेकंड रुक जाओ। इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा भाई 44 डिवाइडेड बाय 602.2, दिस इज नथिंग बट 0.073 ग्राम में आएगा। ठीक है, 200 मिलीग्राम है। तो मैंने क्या किया, एक सेकेंड, CO2 लेफ्ट इक्वल्स टू 210 to the power -3, क्योंकि मिलीग्राम में, माइनस 0.073 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 0.2 माइनस में 0.07। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0.13 आ जाएगा ग्राम। अब ये ग्राम में आ गया, तुम्हें तो मोल्स चाहिए यार। मोल्स निकालना बड़ा आसान है, CO2 के मोल्स। गिवन मास आ गया, बचने वाला 0.13 डिवाइडेड बाय 44, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो गया, आंसर आ जाएगा। बताओ हाँ जाना, क्लियर है। ठीक है, चलो अगला सवाल, और ये आखिरी सवाल होगा हमारा। नहीं आखिरी नहीं, इसका तो भी और है 3। अगला सवाल पूछ रहे हमसे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इतने लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अब एक बात को समझो मेरी बात, यहाँ पे NTP का मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा होता है कि अगर ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है, इसकी वॉल्यूम एक्चुअली में खाली 1 मोल पे डिपेंड नहीं करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सबको पता है ना भाई। अगर कहीं पे प्रेशर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, कम वॉल्यूम होगी। कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागते हैं, टकराते हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्वेश्चन में, यार जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हमने कुछ कंडीशन सेट कर ली, जैसे कि एक है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि NTP। कभी कभी इसको STP भी लिख के देते हैं, दोनों बात एक है, समझना NTP और STP एक ही है। NTP STP पे वो कह के रखते हैं कि यार एक काम करो, ध्यान से देखो, टेम्परेचर इस पॉइंट पे, इस कंडीशन पे हम मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, होगा। प्रेशर 1 atm, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तभी वो 1 NTP कहलाएगा।
सॉरी एनटीपी कहलाएगा। और अगर वो एनटीपी कह रहा है तो ये अंडरस्टूड सी बात है, किसी भी एटम के 1 मोल में जो वॉल्यूम होगी वो 22.4 लीटर होगी। तो जब भी आपको कह दे कि एनटीपी एसटीपी है तो आप मान लेना कि 1 मोल यहां पे 22.4 लीटर है, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, 22.4 लीटर आएगा। पहली बात, हमसे क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इतने लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। ऑक्सीजन गैस हमें दे रखी है। अच्छा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, अच्छा अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का तरीका मेरे पास क्या है कि यार जो भी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से। अब मोल्स कहां से लाऊं, मोल्स तो नहीं रखे, लेकिन तुम्हें एक गिवन वॉल्यूम दे रखी है। अब उसका क्या करूं सर मैं, देखो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर, मेरे पास 5.6 लीटर है। यूनिटरी मेथड लगा दो, 22.4 से डिवाइड करो, 1 लीटर बन जाएगा कट के, मल्टीप्लाई बाय 5.6 तो 5.6 लीटर बन जाएगा। सेम काम इधर कर दो, 22.4 से डिवाइड 5.6, तो 5.6 लीटर में कितने मोल्स आ जाएंगे पता चल जाएगा। सही है, ये कटेगा तुम्हारा 4 जा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे कितने 5.6 लीटर में 1/4 मोल। क्या मतलब हो गया इसका, n = 1/4। निकालो आंसर यार, क्या चिंता कर रहे हो। 6.022 23 कर दूंगा और ये मेरा कितना आ जाएगा 1.5 समथिंग 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, मुझसे तो एटम भी पूछा है। अरे सिंपल है भैया, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए क्या करोगे, 2 × 1.5 10⁻23 करोगे, आंसर आ जाएगा। सही बात है। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है आपसे। सिंपल, देखो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसमें, सोचो भाई। 12 इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते हैं, सॉरी 6, क्योंकि 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और 4 हो गए हाइड्रोजन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक में 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन कितने हैं, मैं उसके 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यस सर। अब वो कैसे निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 कितने हैं। और सर आंसर गिवन है भाई, देखो गिवन मास दे रखा है हमें, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे CH4 के। तो मैं क्या करूंगा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, CH4 का 16 ही होता है, 12 4 16, मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23। इसको हटा दो, 10 कर दो, ये आ गया। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इसी वैल्यू की 6.022 10⁻22 वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो 10 से, यानी कि अगेन आंसर आ गया 6.022 10⁻23, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ही आ गया आपके पास। सही है। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल, क्या पूछ रहा है, कह रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इतना, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। कह रहा है हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 0.1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। यार 2 पॉजिटिव मतलब 2 प्रोटॉन, प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो चार्ज ऑन 1 Cu2 पॉजिटिव आयन कितना हो गया, 2 × 1.6 10⁻−19, यानी कि 3.2 × 10⁻−19 कोलम। सही बात है। चलिए मजा आया, लेकिन कितने हैं ऐसे, तभी तो बताऊंगा कि टोटल चार्ज कितना होगा। कितने कितने मेरे पास आयंस है, मेरे पास दे रखा है इतने मोल ऑफ आयंस, मैंने बोला था मोल किसी के भी हो सकते हैं। अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल मल्टीप्लाई बाय 6.022 10⁻23, ये आ जाएगा आपका 6.022 10⁻22। अच्छा तो मेरे पास टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या हुआ भाई, इतने तो आयंस हैं, एक आयन पे उतना चार्ज है 3.2 वाला। अरे भैया सॉल्व कर लूंगा, हाँ या ना, 6 × 12 19 10⁻⁻⁴ समथिंग, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थी हमारी बहुत ही स्पेशल क्लास, जहां पे हमने आज पढ़ लिया है मॉल कंसेप्ट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास का कंसेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंटली जान लिया है कि मास ऑफ वन एटम इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू, मतलब इज नॉट एज सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ द एटम। इसमें एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने आज जान लिया। आई होप तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा इस वीडियो में। ध्यान से देख लो, जिसको जहां भी समस्या लगी हो ना कमेंट में करके बताना। एक डाउट सेशन भी लेके आऊंगा जहां पे मैं तुम्हारे सारे एक ही क्लास में लाइव में मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूंगा, ठीक है, टेंशन ना लेना। तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना अगर सेशन समझ में आ रहा है, तुम्हें पसंद आ रहा है तो, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं आपके नीट 2024 तक। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।